इलेक्शंस में अब 2 हफ्ते का वक्त, करीबन उससे भी कम वक्त रह गया है। 10-11 दिन की बात हो रही है। अब तो 8 दिन फरवरी के और 2-3 दिन जो ये हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंपोजिशन क्या होता है, इसका इख्तियारात क्या है, स्केड्यूल के अनाउंस होने के बाद या एक हुकूमत के खत्म होने के बाद मुल्क का तमाम तर कंट्रोल दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इलेक्शंस में अब 2 हफ्ते का वक्त, तकरीबन उससे भी कम वक्त रह गया है। 10-11 दिन की बात हो रही है। अब तो 8 दिन फरवरी के और 2-3 दिन जो ये हैं जनवरी का एंड है। और इस मौके के ऊपर हम अक्सर सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये सब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंपोजिशन क्या होता है और इसका इख्तियारात क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पे बज़ाहिर हम कभी गौर नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इलेक्शंस के दिनों में, इलेक्शंस की स्केड्यूल के अनाउंस होने के बाद या एक हुकूमत के खत्म होने के बाद मुल्क का तमाम तर कंट्रोल दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाता है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आईनी इदारा है, यानी आईनी इदारा वो इदारा होता है जो कि दरअसल अबव दी लॉ भी कहा जा सकता है, यानी कवानीन आइन के नीचे बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन का अदारा है, पार्लियामेंट आइन का अदारा है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन का इदारा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गिने चुने इदारे होते हैं जो कि आइन के अंदर जिनकी कंपोजिशन दी होती है, आइन के अंदर जिनका जिक्र किया होता है, तो इसलिए इनकी बड़ी अहमियत होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पटिशन फाइल की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो इख्तियार ही कुछ नहीं है, इसका काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना है और इस पर सर्टिफिकेट दे देना है जो कि हमने इलेक्शन से करवा दिए हैं, ये उसको देख नहीं सकता। हालांकि ये क्वाजी जुडिशल फोरम्स भी होते हैं, यानी यहाँ पर जो अदालती इख्तियारात भी इनके पास होते हैं, इंतजामी इख्तियारात भी इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आज हमने जब सब ने वोट डालने जाना है तो हमें कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से काम करता है। हम जिस पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे वहां पर कौन होगा कि जो कि तमाम मामलात को देख रहा होगा, उन मामलात को ऊपर कौन देख रहा होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी कंफ्यूजन फैलाई जाती है। तो आज का जो लॉग है वो दरअसल इलेक्शन डे के हवाले से है कि उस दिन क्या हो रहा होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि सरदार मोहम्मद रजा साहब हैं, इस वक्त जो CEC हैं, उनके नीचे चारों सूबों से एक एक मेंबर होते हैं और ये मिलकर एक इलेक्शन कमीशन को जो तश्कील देते हैं। और इनके पास अदालती इख्तियार होते हैं। जब हुकूमत खत्म हो जाती है और निगरान हुकूमत आ जाती है तो इनके पास इंतजामी इख्तियारात भी आ जाते हैं। ये इंतजामिया में होने वाली तब्दीलियों को, इंतजामिया में होने वाले ट्रांसफर्स को, पोस्टिंग्स को भी मॉनिटर करते हैं, अहकामात जारी कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की हुक्म अदूली की सूरत में इस तौहीने इलेक्शन कमीशन की पटिशंस भी दायर हो जाती हैं, उनकी तरफ से नोटिस ले लिया जाता है। जिस तरह से इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही हैं कि आपने तौहीन की थी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, दुश्मन तराजी की थी। तो ये एक बड़ा पावरफुल, हाईली पावरफुल इदारा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके हवाले से कुछ ज़्यादा चूँकि मालूमात नहीं रखते, हम इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देते हैं। तो जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी और जब एक केयर टेकर सेटअप आएगा उसकी जगह पर, तो ECP जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स की फैसलों की भी तौसीक कर रहे होते हैं और वो जो झगड़े पैदा हो रहे होते हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, उनकी भी तनाज़ात के हल का किरदार अदा करते हैं। और जो पर्सन इसको हेड कर रहा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है। उनके साथ चारों सूबों से जो कमिश्नर्स होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उन्हें कहते हैं, और जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, यानी असूल ज़वाबित हर इलेक्शन के हवाले से जो वज़ा किए जाते हैं, और ये चूँकि इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो ये चारों सूबों के जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मिलकर एक बॉडी को तश्कील देते हैं
जिनका बुनियादी मकसद उन असूल व ज़वाबित को तय करना होता है जिसके तहत इंतखाबात होने जा रहे होते हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है वो करंटली हेल्ड की जाती है जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, जो कि रिटायर्ड जज हैं, और जो सीईसी और क्वार्टर ऑफ प्रोविंशियल हेड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एक वॉच डॉग्स, उनका रोल हो जाता है कि एक वॉच डॉग के तौर पर वो रोल अदा करते हैं। और इसी पर का ईसीपी का जो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट के ऊपर इंचार्ज बन जाता है, यानी जितने भी इंतजामी मामला, कंवर दिलशाद साहब का अब आपने नाम सुना, इसी तरह से हालिया जो रिटायर हो गए थे अपनी बीमारी की वजह से और खराबी सेहत की वजह से, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जो सेक्रेटरी काम कर रहे होते हैं वो तमाम मुल्क के इंतजामी मामला के इंचार्ज तस्वर किए जाते हैं, यानी इतना हाईएस्ट फोरम ये होता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, यानी इनके नीचे जो पहला टियर बनता है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स का बनता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहलाते हैं। और वो अमूमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया के टॉप हेड्स होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और डीआरओज, यानी डीआरओज भी कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को पूरे जिले के अंदर और उसको मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। बराह रास्त जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको जवाबदेह होते हैं और वो लाइजॉन करते हैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन होता है और इसी तरह से रीजनल अथॉरिटीज। तो गोया के जिले की सतह के ऊपर जो डीआरओ होगा वो दरअसल समझ लीजिए जिस तरह से कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है जिले का, उस अंदाज में वो काम कर रहा होता है और वो इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक किरदार अदा करता है। और उसके इख्तियारात देखिए कि डीआरओ जो है वो 3 साल तक की जेल में सजा दे सकता है, यानी जब कोई मामला ऐसा पैदा होगा जिसमें कोई क्रिमिनल कह लीजिए कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा होता है तो उसके ऊपर वो 3 साल तक की सजा, यानी उसके पास अदालती इख्तियारात भी होते हैं डीआरओ के पास, वो 3 साल तक की सजा दे सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर सकता है। डीआरओ के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि पूरे जो पोलिंग का प्रोसेस है, जो वोट डालने का प्रोसेस है, उसको ओवरसी करते हैं। और वो इनकी ज्यूरिसडिक्शन के नीचे तमाम पोलिंग स्टेशन होता है और जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं यानी कोई 50-60 हज़ार पोलिंग स्टेशन इस वक्त अगर मुल्क में बन रहा है, 90,000 के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 90,000 पोलिंग स्टेशन पूरे मुल्क में बनना है और हर एक का एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो कि ओवरसी कर रहा होगा पोलिंग प्रोसेस को। और ये जजेस होते हैं बाय प्रोफेशन और इसके अलावा वो केसेस जो हैं वो ऐसे तमाम वाक़यात जो कि पोलिंग स्टेशन पर वाक़या रूनुमा हो सकते हैं उनको देख रहे होते हैं। फिर वो ट्रेनिंग भी देते हैं पोलिंग स्टाफ को और इलेक्शन डे के अख्ताम पर आरओ जो है वो रिजल्ट लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेकर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स वो रिजल्ट फिर प्रोविंशियल कमिश्नर्स को देते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स को। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस भेजता है। तो इस तरह से एक पूरा चेन ऑफ कमांड मौजूद होती है। और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बताया, फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स बताया जो कि पोलिंग का इंचार्ज होता है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे होता है। और ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जो इलेक्शंस के पोलिंग का मामला है वो तसलसल के साथ चले, उसमें कोई किसी किस्म का खलल ना आए। वो पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ, पोलिंग स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और वो उस पोलिंग के स्टेशन का इंचार्ज होता है। और उसमें पोलिंग डे की जो प्रोसीडिंग्स हैं चलाने के अलावा वो ये भी इंश्योर करता है कि सिर्फ क्वालिफाइड वोटर्स जो हैं वो आकर वोट डाल रहे हैं, जिनके नाम इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, इलेक्टोरल रोल के अंदर मौजूद हैं और जो कि बैलेट पेपर हासिल करने के कह लीजिए मजाज भी हैं, यानी 18 साल तक की उम्र होनी चाहिए और इस तरह से उनको आगे। तो ये तमाम काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देख रहे होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नीचे होते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स।
और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो हम जो जाके जब कहते हैं कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, वो आपका तमाम दराज आपका शनाख्ती कार्ड चेक करता है, आपका इसी तरह से वो आपको बैलेट पेपर उतार के देता है, काउंटर फॉइल के ऊपर साइन करता है, और फिर ग्रेजुअली जब आप वोट डाल देते हैं तो आपकी जो थंब के ऊपर वो स्याही भी जो लगाता है, तो ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और ये CNIC आपका चेक करते हैं और बाकी मामला। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इस मिलके से ये काम हो रहा होता है। और जब वोट की काउंटिंग होनी है तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि सबसे नीचे टियर है, वो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ मिलकर उसकी काउंटिंग करेगा। फिर काउंटिंग करके उसको ना सिर्फ उसने डिस्प्ले करना है दीवार पे बाहर इलेक्शन में जो पोलिंग ऑफिस था उसके बाहर, बल्कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा जो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, यानी जिले की सतह पर जो ऑफिसर मौजूद है, और फिर वो आगे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये पूरी हायरार्की है जो नीचे तक आती है, नीचे जहां पर अवाम मौजूद होते हैं जो वोटिंग कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे प्रोसेस को हम सबको समझना जरूरी है। अब इस हवाले से इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम EMS के तहत भी एक एक्सरसाइज की गई है कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली आप कंप्यूटर्स के जरिए इलेक्शन को ट्रांसमिट करेंगे। आपको मालूम है कि RTS पिछली दफा 2018 में वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन थी जो वोटिंग इलेक्शन रिजल्ट्स की, लेकिन तब यह हुआ कि अचानक वो RTS सिस्टम बैठ गया और फिर 24 घंटे तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैल गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर शकूक शुबहात फैल गए। और फिर अक्सर बाद में शिकायत भी हुई कि जनाब RTS जब बैठा था तो हमें हराया गया था और हमारे मुखालिफ को जितवाया गया था। तो इस बार उसकी जगह पर उन्होंने इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम EMS उसे कहा है RTS की बजाय, कि हम उसके जरिए जो ट्रांसमिशन ऑफ जो रिजल्ट्स होगी वो इलेक्शन कमीशन तक करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एतराज दायर किया है और ये कहा है कि जिस तरह से पिछली दफा RTS बैठ गया था, खतरा है कि अगर आपने इस बार EMS का इस्तेमाल किया तो ये भी उसी तरह से सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, बैठ सकता है, जिससे इंतखाबी नताइज के हवाले से लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आप EMS की बजाय बेहतर है कि व्हाट्सएप के जरिए इलेक्शंस की ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को मुकम्मल करें और व्हाट्सएप के जरिए ही वो जो रिजल्ट्स हैं वो जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उन तक भी पहुंचाएं। तो पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपने कंसर्न शो किए हैं और कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस मामले को टेकअप करेंगे। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। RTS का मामला बना था, उससे पहले 2013 के इलेक्शन को ROs का इलेक्शन कहा गया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स को इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने रिजल्ट चेंज किए हैं। इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इंतजामिया के अफसरान को आपने ROs जो लगाया है उसकी बजाय आप अदलिया से ROs लेते, चूँकि इंतजामिया की तरफ से उनके ऊपर पहले ही जितने 3 MPO के तहत जितने भी मुकदमात हो रहे हैं वो तो वही डिप्टी कमिश्नर्स हैं और वही सरकार इंतजामी अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनको मजिस्ट्रेट की पावर्स भी हासिल हैं। तो उन्हीं को आपने DROs लगा दिया, उन्हीं को ROs लगा दिया है, तो उनकी जगह पर इंतजामिया की बजाय अदलिया से लिए जाएं। तो वहां पर PTI का एतराज आया था, जिस पर हाई कोर्ट ने एक फैसला देकर तमाम मुल्क में ROs को मुअत्तल कर दिया था। नोटिफिकेशन जो था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। और अब जब EMS का मामला आया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एतराज उठाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तब भी कोई एतराज नहीं उठाया था और अब भी कोई एतराज नहीं उठाया है। वैसे 2018 में भी नून लीग ने कोई एतराज ऐसा नहीं उठाया था, 2013 में भी नहीं, 2008 में भी एतराज नहीं उठाया था। ऐसा लगता है कि वो सियासी जमातें जिन्हें यकीन नहीं होता कि वो हार जाएंगी, वो इस किस्म के एतराज़ात उठाती नजर आती हैं। हाँ, अलबत्ता जिस दिन 2018 के इंतखाबात हो गए तो शाम को जब ये इल्ज़ाम लगाया गया था मुबैना तौर पर कि उनके पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया है पोलिंग स्टेशनों से काउंटिंग से पहले, तो तब नून लीग ने जरूर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, यानी जब कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था तब उन्होंने बात की थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले बात की है। इसी तरह से PTI ने भी की थी।
हमारा आज के वीलॉग का बुनियादी मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में आगाह किया जाए जिसके तहत हम और आप वोटिंग करते हैं। शुक्रिया।